तो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिमांड वर्ड का मतलब होता है परचेजिंग पावर प्लस डिजायर। मतलब अगर हम लोग किसी चीज का इच्छा रखते हैं और उसी चीज को खरीदने का कैपेसिटी भी रखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग का डिमांड है। डिजायर का मतलब क्या होता है? सिर्फ वांट। डिजायर का मतलब सिर्फ वांट होता है, पर जरूरी नहीं कि हम उसको खरीद भी पाए। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम वीकली बेसिस पे शॉपिंग करें, 5 स्टार होटल में खाएं, इस तरीके का अगर मेरा इच्छा है, तो इट्स जस्ट अ वांट। ये मेरा सिर्फ एक वांट है। पर डिमांड क्या होता है? अगर हम वो कर भी सके, तो अगर हम ऐसा कर भी सकते हैं कि हम हर वीक 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, हर वीक शॉपिंग कर सकते हैं, तो मेरा वो डिजायर खरीदने का परचेजिंग पावर भी है, तो बनता है वो इकोनॉमिक्स में डिमांड। अब हम लोग का ये है कि डिमांड कितने सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब डिमांड को कौन कौन चेंज कर सकता है। मतलब मेरा डिमांड चेंज होता है, एक इंडिविजुअल का डिमांड चेंज होता है, बट क्या क्या रीजन होता है जिससे वो डिमांड चेंज होता है? पहला रीजन होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का यहाँ पे मतलब हुआ कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का प्राइस में वो कैपेसिटी है कि वो डिमांड को चेंज कर सकता है। तो डिमांड का एक फैक्टर है प्राइस। फैक्टर उसको कहते हैं जो डिमांड को चेंज करने में हेल्प करता है, जो डिमांड को चेंज कर सकता है। नंबर 2 है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का क्या मतलब है? अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड भी बढ़ेगा। अगर मेरा इनकम डिक्रीज होगा तो मेरा डिमांड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है ऑपोजिट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। एक बढ़ता है तो दूसरा गिरता है। और यहाँ पे होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर के फेवर में जाएगा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। अगर अनफेवरेबल होगा तो मेरा डिमांड गिरेगा। नंबर 4 होता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब अगर सोचो कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, मतलब लोग अगर बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगा, और पॉपुलेशन का साइज अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड भी गिरेगा। अब हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। डिमांड का मतलब तो हम लोग समझ गए, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। पर लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का सिंपली मतलब होता है कि डिमांड का चेंज होना अगर सिर्फ प्राइस की वजह से है तो बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। अगर बाकी कोई चीज चेंज हो रहा है और प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब व्हेन प्राइस चेंजेस देन डिमांड चेंजेस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मतलब ये सारी चीजें, अदर फैक्टर्स अगर रिमेन कांस्टेंट है तब बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। मतलब प्राइस चेंज हो रहा है सिर्फ तभी डिमांड चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, देन लॉ ऑफ डिमांड फॉलोज।
प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा, इस पूरे बात को हम लोग कहते हैं सेट्रस पेरिबस। इस पूरे बात को अगर सिंपली 2 वर्ड में बोलना रहे तो हम लोग बोलते हैं सेट्रस पेरिबस। तो सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या है? व्हेन प्राइस चेंजेस देन डिमांड चेंजेस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब आता है इसके बाद एक्सेप्शन टू द लॉ। एक्सेप्शन टू द लॉ क्या होता है? जो इस लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता मतलब अभी हम बोले कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। पर ऐसा कुछ बात जो इस बात को फॉलो नहीं करेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड, कुछ भी डिमांड को फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको भी कहते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसे इसका पॉइंट है हमारा। इसके बाद बोल रहा है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है? याद रहे ये सर रॉबर्ट गिफन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। सर रॉबर्ट गिफन ने बोला है कि गिफन गुड्स किसको कहते हैं? जैसे कि ये एक रियल एक्सपेरिमेंट है जिसमें वर्कर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। वर्कर्स जो है वो मीट भी कंज्यूम कर सकते हैं और ब्रेड भी। ब्रेड मीन्स यहाँ पे रोटी है, तो वो ब्रेड भी खा सकता है, मतलब रोटी भी खा सकता है और मीट भी खा सकता है। वो अपने मील में कुछ भी ले सकता है, पर वो क्या लेगा? डेफिनेटली मीट का प्राइस है 100 रुपीज केजी और ब्रेड का प्राइस हो जाता है 10 रुपया केजी। ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक वर्कर क्या खाएगा? ब्रेड कंज्यूम करेगा। अब अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, ब्रेड का प्राइस बढ़ जाता है और ब्रेड का प्राइस बढ़कर 20 रुपया हो जाता है पर केजी, तो भी वर्कर क्या खाएगा? ब्रेड ही खाएगा, क्योंकि ब्रेड इज स्टिल चीपर देन मीट। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। प्राइस के बढ़ने से भी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड उतना ही है जितना पहले था। तो इस तरह हो जाता है हम लोगों का एक्सेप्शन। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन क्या होता है? जब कोई भी गुड्स हम लोग स्टेटस सिंबल के लिए यूज करते हैं। स्टेटस सिंबल का मतलब, इसके बाद बोल रहे हैं कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का मतलब होता है स्टेटस सिंबल। अगर हम लोग कोई भी चीज स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं कि जस्ट इसलिए खरीद रहे हैं कि वो दूसरे को दिखा सके, तो इस केस में जब प्राइस बढ़ता है तभी हम लोग उस सामान को खरीदते हैं, क्योंकि हमें शो ऑफ करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइसेस। अगर हमें लगता है कि इस सामान का दाम फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो हम लोग उसको आज ही बहुत खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर पता चलता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, हाँ, अगर हम लोगों को पता चलता है कि पेट्रोल का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो हम लोग उसको ही आज बहुत ज्यादा, देखना सब कोई अपना टैंक फुल करवा लेता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर आज प्राइस बढ़ा है और एक्सपेक्टेड प्राइस है कि कल भी बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? आज ही उसको और ज्यादा खरीद लेते हैं। तो जब हम लोग को लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो उसी को हम लोग और खरीद लेते हैं। तो इस केस में भी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी हम लोग का बढ़ता जा रहा है। इस तरह ये थर्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, डायमंड का कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, डायमंड कोई भी सेकेंड हैंड नहीं खरीदता। अब सोचो, हम स्टेटस सिंबल के लिए डायमंड कब खरीदेंगे? जब डायमंड का प्राइस बढ़ेगा। शो ऑफ करने वाले लोग या जो स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए जो लोग चीजें खरीदते हैं, वो कब उस चीज को खरीदेंगे? जब उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ऐसे लोग जब प्राइस बढ़ता है तब अपना डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, और ऐसे लोग एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होते हैं। मतलब लॉ ऑफ डिमांड का ये रूल वो लोग के ऊपर लागू नहीं होता है। नंबर 3 होता है हम लोग का
हम लोग का फोर्थ पॉइंट है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज के केस में क्या होता है? नेसेसिटीज के केस में, नेसेसिटी का मतलब होता है हम लोग का सॉल्ट, मतलब नमक। लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब होता है वो दवाई जो एक टाइम भी अगर इंसान ना ले तो वो मर जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके का सामान का अगर दाम बढ़ भी जाए फिर भी इंसान का डिमांड चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस गिर जाएगा तो हम ज्यादा सॉल्ट खाने लगेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि मेरा प्राइस बढ़ जाएगा तो हम खाना में कम सॉल्ट डालने लगेंगे। तो ये सारी चीजों को प्राइस के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस बढ़ेगा फिर भी डिमांड गिरेगा नहीं। तो ये है हम लोग का फिफ्थ, हम लोग का स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स का मतलब होता है शेयर्स। शेयर्स का जब प्राइस बढ़ता है तब उसका डिमांड बढ़ता है। स्पेक्यूलेटिव गुड्स होता है जिसमें हम लोग को पता नहीं होता है आगे क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। शेयर का दाम बढ़ने या गिरने पे हम लोग का क्या प्लानिंग काम आएगा? कुछ भी नहीं। तो इस तरीके की चीजों को स्पेक्यूलेटिव गुड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है शेयर। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब इसका डिमांड बढ़ता है। जब शेयर का प्राइस गिरता है तो उसको कोई नहीं खरीदना चाहता। तो ये 5 एग्जांपल है हम लोग का एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व होता कैसा है? डिमांड कर्व सबको पता होना चाहिए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ऐसे शेप का होता है हम लोग का डिमांड कर्व। इसको हम लोग डीडी कहते हैं क्योंकि यही हम लोग का डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है ऐसे गिरा हुआ। इस शेप का मतलब क्या होता है? देखो, पहले प्राइस था इतना, हम डिमांड कर रहे थे इतना। जब प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस जब बढ़ गया तो हम लोग का डिमांड कम हो गया। पहले इतना था, अब कम होकर इतना हो गया। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो इसलिए डिमांड कर्व का शेप ऐसा होता है। एक्सेप्शन टू द लॉ में कैसा होता है? एक्सेप्शन टू द लॉ में डिमांड कर्व का शेप ऐसे होता है। क्यों? अगर पहले प्राइस इतना था, फिर प्राइस जब बढ़ गया, पहले प्राइस इतना था तब हम इतना डिमांड करते थे, जब प्राइस बढ़ गया तो मेरा डिमांड भी बढ़ गया। तो लॉ, एक्सेप्शन क्या होता है? उल्टा काम करता है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा होता है, और एक्सेप्शन में शेप ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा काम कर रहा है। तो यहाँ ये डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अगर कोई बोलता है डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है जहां पे लिखा होता है प्राइस और क्वांटिटी। जब प्राइस 10 था तो डिमांड हम 5 केजी करते थे। जब प्राइस मेरा बढ़ गया तो हम डिमांड कम करने लगेंगे। फिर मेरा प्राइस और बढ़ेगा तो हम और डिमांड कम कर देंगे। तो जहां ऐसे लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रहा है, ये हुआ हम लोग का डिमांड शेड्यूल। कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ रहता है तो हम लोग उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? जो चीज हम लोग जॉइंट कंजम्पशन करते हैं, मतलब जिसको अकेला कोई काम का नहीं है, जिसको साथ में कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर किसी के पास सिर्फ कार है और पेट्रोल नहीं है तो उसके पास कार भी किसी काम का नहीं है। तो जो भी दो चीज को साथ में ही मेरे को चाहिए, उन गुड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इस केस में क्या होगा? जब कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड गिर जाएगा। क्यों? अगर कार का प्राइस बढ़ रहा है तो हम कार नहीं खरीद पाएंगे। जब कार ही नहीं खरीद पाएंगे तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। तो अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, और अगर कार का प्राइस गिरेगा मतलब लोग ज्यादा कार खरीदेंगे। कार ज्यादा खरीदेंगे तो फिर पेट्रोल भी ज्यादा खरीदेंगे।
तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है। और एक गुड्स होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी के केस में क्या होता है? अगर टी महंगा हो गया है तो टी छोड़ के कॉफी पी लो। ये रियल में समझ में आएगा कोक और थम्स अप से। बुक में ये एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, बट हम समझाने के लिए ये ले रहे हैं। कोक और थम्स अप बिल्कुल एक होता है, दोनों का ही प्राइस 35 होता है। पर अगर कोक का प्राइस बढ़कर 40 हो गया, अगर कोक का प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का तो एक ही टेस्ट है, जाके थम्स अप पीने लगेंगे। तो अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो थम्स अप का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कोक का प्राइस बढ़ा तो दोनों तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, कोक नहीं तो थम्स अप। तो अगर कोक का प्राइस बढ़ा तो हम लोग कोक पीना छोड़ देंगे और थम्स अप पीने लगेंगे। तो व्हेन प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ थम्स अप इंक्रीजेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड गिर जाता है, और जब एक का प्राइस गिरता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑपोजिट चल रहा है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और यहाँ क्या होता है? जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स होता है सारा गुड्स, जो भी चीज लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है उसको हम लोग, मतलब विच फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड, जो भी चीज लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल गुड्स। मतलब प्राइस बढ़ा और डिमांड गिरा तो हम लोग बोलेंगे ये नॉर्मल गुड है। मतलब सिर्फ नॉर्मल गुड्स ही है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, सिर्फ नॉर्मल गुड्स। नेसेसिटी गुड्स तो हम लोग पढ़ ही लिए कि जो भी चीज प्राइस के बढ़ने से उसके डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हम लोग के जिंदगी के लिए जरूरी है। और कहते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स कहते हैं लो क्वालिटी के गुड्स को। लो क्वालिटी के गुड्स को हम लोग इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? सोचो कि कोई लो क्वालिटी का चावल खाता है, मतलब कोर्स राइस, उसको कहा जाता है कोर्स राइस। लो क्वालिटी के चावल को कहा जाता है कोर्स राइस। तो अगर कोई कोर्स राइस खाता है, मतलब लो क्वालिटी का चावल खाता है, अब क्या हुआ? मेरा इनकम बढ़ गया। मेरा क्या बढ़ गया? मेरा इनकम बढ़ गया। तो अगर मेरा इनकम बढ़ा तो क्या फिर भी हम वही लो क्वालिटी का राइस खाएंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? वो ये राइस खाना छोड़कर अच्छा क्वालिटी का राइस खाएंगे। तो इस राइस का क्या होगा? डिमांड गिर जाएगा। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। जब मेरा इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का हम डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि हम और लो क्वालिटी का चावल नहीं खाएंगे, हम जाके हाई क्वालिटी का चावल खाएंगे। तो इस राइस का क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। इसको कहते हैं इंफीरियर गुड्स। इसके बाद हम लोग आते हैं दो चीज के डिफरेंस पे, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? डायग्राम से पहले समझो। मेरा डिमांड कर्व पहले इधर है, फिर क्या हुआ? डिमांड कर्व पूरा शिफ्ट होकर ऊपर चला गया। मतलब पहले मेरा डिमांड कर्व इधर था, फिर मेरा डिमांड कर्व ऊपर चला गया। ठीक है। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है एक ही डिमांड कर्व में इधर उधर बस मूव करना। मतलब पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, सेम ही डिमांड कर्व में इधर उधर बस करना,
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व होता है ये डिमांड कर्व ही पूरा शिफ्ट होकर कहीं और चला गया। तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे? पहला, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है? चेंज ऑफ डिमांड। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व को कहते हैं चेंज ऑफ डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको कहते हैं चेंज इन डिमांड और इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब ये हम लोगों का लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, और ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। कैसे? नंबर 3, इसमें क्या होता है? अच्छा ये पहले समझो, इसमें क्या होता है? अभी हम ऊपर समझाए थे, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जब प्राइस मेरा इंक्रीज होगा तो डिमांड मेरा कम हो जाता है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो तो करेगा ही, लॉ ऑफ डिमांड को तो ये फॉलो करेगा ही, क्योंकि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस मेरा इंक्रीज हुआ, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गया, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। और यहाँ पे मेरा अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है। अदर फैक्टर मतलब इनकम। सोचो मेरा इनकम वही था जो था, मेरा पहले भी इनकम 100 रुपया था, आज भी मेरा इनकम 100 रुपया ही है। हम अपना डिमांड कम क्यों कर दिए? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था। पर यहाँ क्या होता है? यहाँ पे प्राइस मेरा कांस्टेंट रहता है, कोई भी अदर फैक्टर चेंज हो जाता है। यहाँ पे अदर फैक्टर चेंज हो जाता है। अदर फैक्टर में ले लो एक बार के लिए इनकम, तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। ये प्राइस लाइन होता है, ये तो प्राइस लाइन होता है ना, तो ये मेरा प्राइस लाइन है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, पर हम पहले इतना खाते थे हम पहले, आज हम इतना खाने लगे हैं। कैसे? प्राइस तो कांस्टेंट ही है, जरूर मेरा इनकम बढ़ गया होगा। पहले हम इतना डिमांड करते थे, अब हम इतना डिमांड करते हैं। कैसे? प्राइस तो उतना ही है, मेरा इनकम बढ़ गया होगा। तो यहाँ क्या हुआ? प्राइस कांस्टेंट है और कोई अदर फैक्टर मतलब इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इसलिए मेरा डिमांड इंक्रीज हुआ। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं किया। लॉ ऑफ डिमांड कहता था प्राइस चेंज होगा तभी डिमांड चेंज होगा, पर यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस कांस्टेंट है और इनकम चेंज हो गया, इसलिए मेरा डिमांड चेंज हो गया। तो इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ तभी डिमांड चेंज हुआ, यहाँ पे मेरा इनकम चेंज हुआ इसलिए मेरा डिमांड चेंज हो गया। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व में खाली इधर उधर डॉट्स मूव करते हैं। इधर पे क्या हुआ? ये कैसे ऐसे बन गया? मेरा प्राइस तो कांस्टेंट था, मेरा डिमांड इतना था, प्राइस इतना था, मेरा डिमांड इतना था। अब हो क्या गया? मेरा अपने आप ही डिमांड बढ़ गया। कैसे? तो मेरा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। यहाँ पे जब इंक्रीज हो, और क्या है कि देखो, जब इसमें डिमांड बढ़ता है, इसको डिमांड क्यों कहते हैं और इसको क्वांटिटी डिमांडेड क्यों कहते हैं? इसको डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही उठकर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चेंज इन डिमांड हो रहा है, पर यहाँ पर सिर्फ नीचे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। ये क्वांटिटी डिमांडेड का लाइन होता है, मतलब हम कितना कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे जब ये लाइन में इधर उधर कम ज्यादा होता है तो हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, चेंज हो रहा है। और जब पूरा पूरा डिमांड ही कर्व ही शिफ्ट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब एक चीज और, यहाँ पर जब ये तो डिमांड तो मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और जब यहाँ पे डिमांड नीचे हो जाता है तब कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। पर यहाँ पर जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है तो कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और कमता है तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड।
तो अगर कोई यूज किया है एक्सपेंशन, तो हम लोग को समझ में आना चाहिए वो इसका बात कर रहा है। और अगर कोई बोल रहा है इंक्रीज, तो वो इसका बात कर रहा है। यहाँ पे बोला जाता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, यहाँ पे बोला जाता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कम होने को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ने को कहते हैं एक्सपेंशन, और यहाँ पे बढ़ने को कहते हैं इंक्रीज, गिरने को कहते हैं डिक्रीज। दो वर्ड और, एक्स एंटी डिमांड क्या होता है? एक्स एंटी डिमांड, एक्स एंटी डिमांड का मतलब होता है हम कितना खर्च करना चाहते हैं। विलिंग टू बाई, विलिंग टू बाई मतलब जब हम घर से शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो कहते हैं कि हम 10,000 का शॉपिंग कर लेंगे। अगर हम जब कहते हैं हम 10,000 का शॉपिंग कर लेंगे, तब ये है मेरा एक्स एंटी डिमांड, मतलब हम 10,000 खर्च करना चाहते हैं। एक्स पोस्ट डिमांड होता है, एक्स पोस्ट डिमांड होता है जो हम एक्चुअली बाई किए हैं, एक्चुअल बाइंग, जो हम एक्चुअली खरीदे हैं। मतलब हम घर से निकलने के पहले जो सोचे थे कि खरीद लेंगे, उसको कहते हैं एक्स एंटी डिमांड, और हम असली में शॉपिंग किए हैं 8,000 का, तो ये है मेरा एक्स पोस्ट डिमांड।